कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आर्या अपनी बाइक लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंच गई। उसने हेलमेट उतारा और बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। बिल्डिंग में करीब 12 फ्लोर थे। आर्या ने अपना फ़ोन निकाला और एक एड्रेस देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बाइक से उतर गई। उसने हेलमेट को बाइक के ऊपर लगाया और अपने कंधे पर लगाए बैग को बाइक पर रखा। उसने बैग खोला और अपनी ब्लैक हुडी निकाली। उसने जैकेट को पहना और फिर एक ब्लैक कैप निकाल कर पहन लिया। फिर उसने ग्लव्स निकाले और साथ में गन निकाल ली। आर्या ने गन को देखते हुए कहा, आर्या, या तो करो या मरो, लेट्स डू इट। इतना कहकर उसने गन अपनी पीठ की तरफ बेल्ट में निकाली। उसने ग्लव्स पहने और मुंह पर मास्क लगा लिया। फिर उसने एक चश्मा निकाला और उसे पहन लिया। चश्मा नाइट विजन था। आर्या सब साफ साफ देख रही थी। उसने हुडी की कैप भी सिर पर पहन ली। उसने अपना बैग कंधे के साथ लगाया और छिपते छिपाते बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर 2 लोग पहरा दे रहे थे। आर्या उन दोनों के छिप कर देखने लगी। उसने अपने चश्मे को पकड़ा और लेंस को फोकस किया। उसे एक रेड लाइट नजर आई। आर्या ने खुद से कहा, सिर्फ एक कैमरा जो गेट पर फोकस है, ओके, आई कैन डू इट। जब मैं ऐसा सिक्योरिटी से बच सकती हूँ तो ये चीज़ क्या है। इतना कहकर आर्या गेट की दूसरी तरफ बढ़ी। वहाँ करीब 6 फुट की दीवार थी। आर्या भागते हुए आई और उसने एकदम से जंप करके दीवार को पकड़ लिया। उसने खुद को ऊपर खींचा और दीवार पर झुककर बैठ गई। उस तरफ घना अंधेरा था, फिर भी आर्या सब कुछ देख पा रही थी। आर्या ने अंदर की तरफ छलांग लगा ली। उसने रोल किया और वो एक कोने में आ गई। सिक्योरिटी गार्ड अंदर की तरफ भी मौजूद थे। आर्या रेंगने लगी। वो एक पिलर के पास पहुंच गई। उसने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला। इस वक्त आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज थी। उसकी एक जरा सी गलती और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता था। आर्या ने दूसरे गार्ड का जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो अंदर की तरफ गया, आर्या एकदम से बाहर निकली और उसने गार्ड का मुंह बंद करके उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश होकर गिर गया। आर्या ने उसे खींचकर पिलर के पीछे कर दिया। आर्या छुपते हुए अंदर पहुंच गई। अंदर हॉल में लाइट्स थी। उसने चश्मे को नॉर्मल मोड पर डाल दिया। आर्या इधर उधर देख रही थी। हॉल में इस वक्त बस एक ही गार्ड था। वो गार्ड रिसेप्शन पर कुछ फाइल देख रहा था। अचानक से उसके पीछे आर्या निकली और उसने उस गार्ड के सिर पर गन से जोरदार वार किया। वो वहीं पर गिर गया। आर्या ने स्टेयर्स वाला दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अधिराज पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच गया। वहां पर उसका आदमी उसका इंतजार कर रहा था। अधिराज ने कार्यक्रम का दरवाजा खोला और वो आदमी अधिराज की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने अधिराज को देखकर सिर झुका लिया। अधिराज ने कहा, तुमने फोन पर कहा कि तुम्हें कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली, क्या पता चला? उस आदमी ने अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला। उसने अपना पेन ड्राइव उसमें लगाया और एक तस्वीर सामने आ गई। अधिराज चौंक उठा। उसने कहा, ये तो राणा साहब की फैमिली फोटो है। उस आदमी ने कहा, जी सर, और ये देखिए, इसमें वजीर भी है। अधिराज ने कहा, वजीर राणा साहब के साथ काम करता था? उस आदमी ने कहा, जी, वजीर, मलिक और नायक तीनों राणा साहब के साथ ही काम करते थे। अधिराज ने कहा, फिर वजीर ने काम छोड़ दिया था क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, वजीर ने काम नहीं छोड़ा, पर वो 22 साल पहले गायब हो गया था। अधिराज ने उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने कहा, वजीर उस वक्त राणा फैमिली के साथ ही था जिस वक्त राणा फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आर्या की माँ सुनंदा राणा की मौत हुई थी। गाड़ी वही चला रहा था। अधिराज ने कहा, इसका मतलब वो वही ड्राइवर है जिस पर पुलिस ने सारा इल्जाम डाला था, उस एक्सीडेंट का। आदमी ने कहा, जी सर, वह एक्सीडेंट वजीर ने जानबूझकर किया था। बस आर्या उस एक्सीडेंट में बच गई थी, बाकी सब मारे गए थे। उसके बाद वजीर गायब हो गया था। अधिराज सोच में डूब गया। उस आदमी ने कहा, सर, मुझे एक और बात कहनी थी। अधिराज ने उसकी तरफ देखा तो उस आदमी ने कहा, सुनंदा राणा के एक्सीडेंट से ठीक पहले बहुत तेज बहस हुई थी कमिश्नर राठौड़ के साथ और उन्होंने कमिश्नर राठौड़ के सारे राज खोल देने की धमकी दी थी कमिश्नर को। अधिराज ने सोचती हुई कहा, और उसके ठीक एक दिन बाद सुनंदा राणा मारी गई। अजीब इत्तेफाक है ना? अधिराज ने एक गहरी सांस ली, कहा, ठीक है, तुम और ज़्यादा पता करते रहो। ये वजीर इतने साल कहाँ रहा, उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, सब मुझे हर एक डिटेल चाहिए।
उस आदमी ने सिर झुका लिया और अपना लैपटॉप लेकर चला गया। अधिराज कार में बैठ गया। अधिराज ने खुद से कहा, कमिश्नर, ऐसा भी क्या राज है तुम्हारा? इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। आर्या 5th फ्लोर पर पहुंच गई। ये वही फ्लोर था जिसकी फुटेज अधिराज ने दिखाई थी। आर्या ने दरवाजे को खोलना चाहा पर वो लॉक था। आर्या ने डोर लॉक की तरफ देखा तो वो पासवर्ड से खुलने वाला डोर था। आर्या ने चिढ़कर कहा, सिट, और उसने दरवाजे को किक मार दी। अचानक से आवाज आई, कौन है वहां? आर्या ने हैरानी से उस तरफ देखा। गुस्से में आकर आर्या भूल गई थी वो कहाँ पर है। उसने दूसरी तरफ जाना चाहा पर उसे उस तरफ भी एक टार्च की रोशनी नजर आई। दोनों तरफ से गार्ड आ रहे थे। आर्या इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से एक हाथ आया और उसने आर्या का मुंह दबोच लिया। आर्या की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ करती, उस इंसान ने आर्या को दरवाजे के अंदर खींच लिया। वो दोनों दरवाजे के अंदर हो गए। गार्ड वहां पहुंच गए। उन्होंने लाइट ऑन कर दी। वो ढूंढने लगे। एक गार्ड ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर कहा, ये तो बंद है। फिर आवाज कहाँ से आई? आर्या ने अपने सामने खड़े इंसान की ओर देखा तो वो चौंक उठी। सामने अभय सिम्हा खड़ा था। वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़े। अभय सिम्हा का एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे हाथ से उसने आर्या को कमर से पकड़ रखा था। आर्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने कुछ कहना चाहा पर अभय सिम्हा ने उसका मुंह और कस दिया और उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। गार्ड इधर उधर ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लाइट्स ऑफ की और बाहर चले गए। अभय सिम्हा ने बाहर की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर आर्या के सिर के ऊपर टिका दिया। आर्या दीवार के साथ पूरी तरह से लग गई। थोड़ी देर में वो वैसे ही खड़े रहे। अभय सिम्हा ने पीछे हटकर आर्या की तरफ देखा और फिर हल्की आवाज में कहा, तुम पागल हो क्या? यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्या ने कहा, यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभय सिम्हा ने कुछ कहना चाहा पर वो फिर चुप हो गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, नो वे, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पर वो पेन ड्राइव लेने आए हो। अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम हमेशा मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने गलत किया। सो दिस वॉज माई चांस, अपना सारा किया धरा ठीक करने का। वरिष्ठ ने मना कर दिया था कि यहाँ आने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, हाँ, पर तुम बेवकूफ़ हो क्या? दरवाजे पर किक क्यों मारी? आर्या ने कहा, वो एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था। अभय सिम्हा ने उसके सिर पर हल्की सी टपली मारी और फिर कहा, इसीलिए तुम्हें कहते हैं कि गुस्से पर काबू रखा करो। अगर मैं ना होता तो तुम उनके हाथ लग चुकी होती, बेवकूफ़ लड़की। इतना कहकर अभय सिम्हा ने कहा, अब पेन ड्राइव ढूंढो और कोई आवाज़ मत करना, ओके? आर्या ने कहा, पर तुम अंदर कैसे पहुंचे? पासवर्ड कैसे खोल दिया तुमने? अभय सिम्हा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर कहा, ऐसे पासवर्ड खोलना मेरे दाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आर्या ने कहा, पुलिस वाले हो कि ठग? इतना कहकर वो भी उसके पीछे चली गई। उन दोनों को वो लॉकर दिखा, पुराने जमाने का लॉकर जिस पर एक अजीब सा ताला लगा था। अभय सिम्हा ने कहा, ऐसे लॉकर कौन रखता है आजकल? आर्या ने कहा, ये सबसे सेफ माने जाते थे। इन्हें खोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अभय सिम्हा ने कहा, तो इसे उठाना पड़ेगा क्या? आर्या ने अपना बैग खोला और कहा, जब तुम एक पुलिस वाले होकर ताला तोड़ सकते हो तो मैं तो फिर भी एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। इतना कहकर उसने बैग से एक स्टेथोस्कोप निकाला और बैग अभय सिम्हा को दे दिया। अभय सिम्हा ने आर्या के हाथ में स्टेथोस्कोप को देखा, फिर कहा, तुम क्या करने वाली हो? आर्या ने कहा, बस देखते जाओ। इतना कहकर उसने स्टेथोस्कोप पहन लिया और दूसरा एंड लॉकर के ऊपर रख दिया। उसने लॉकर का लॉक पकड़ लिया। उसने कुछ सुनते लॉक को घुमाना शुरू किया। अभय सिम्हा कुछ कहता है इससे पहले कि क्लिक की आवाज़ आई और लॉक खुल गया। आर्या ने अभय सिम्हा की तरफ देखा। अभय सिम्हा ने नकली मुस्कुराहट दी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो हैरान रह गए। अंदर फाइलों का भंडार था। आर्या ने कहा, अब ये क्या है? अभय सिम्हा भी बैठ गया और उसने कहा, हमें कैसे भी करके वो पेन ड्राइव ढूंढना होगा। वी डोंट हैव मच टाइम। आर्या ने सिर हिला दिया। अभय सिम्हा फाइलों को निकालने लगा। आर्या दूसरी केबिन में देखने लगी। अचानक से अभय सिम्हा के हाथों से फाइल छूटने लगी कि आर्या ने एकदम से पकड़ ली। आर्या ने कहा, क्या कर रहे हो? अभय सिम्हा ने कहा, सॉरी। आर्या ने कहा, ध्यान से करो। अभय सिम्हा ने सिर हिलाया। उसने जैसे ही अंदर की तरफ देखा वो चौंक उठा। उसने वो फाइल उठाई और ध्यान से देखने लगा। उधर आर्या को पेन ड्राइव मिल गया। उसने एकदम से अभय सिम्हा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आई फाउंड इट।
इतना कहकर उसने अभो सिम्हा की तरफ देखा तो अभो सिम्हा फाइल को देख रहा था। आर्य ने कहा, अभो सिम्हा ने आर्य की तरफ देखा, फिर कहा हाँ। आर्य ने पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा, मिल गया मुझे। अभो सिम्हा ने कहा, हाँ ओके लेट्स गो देन। इतना कहकर उसने फाइलें उठानी शुरू कर दी। आर्य ने उसे हैरानी से देखा, फिर वो उठ खड़ी हुई। अभो सिम्हा ने वो फाइल आर्य के बैग में डाल दी और बैग को पहन लिया। उन्होंने लॉकर का दरवाजा उन लोगों ने बंद कर दिया। अभो सिम्हा और आर्या चौकन्ने होकर बाहर निकल गए। जैसे ही वो गैलरी में पहुंचे, अचानक से लाइट्स ऑन हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। उन दोनों के सामने करीब 12-13 लोग खड़े थे। जो सबसे आगे खड़ा था वो उन लोगों को घूर रहा था। उस आदमी ने कहा, अगर हमें पिलर के पीछे वो आदमी बेहोश नहीं मिलता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। अभो सिम्हा ने आर्या की तरफ देखा, फिर कहा, ये तुम्हारी हरकत है। आर्य का सॉरी, पर मैं अपनी कलाई को ज़्यादा खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसे ज़्यादा दूर तक नहीं खींच पाई। अभो सिम्हा ने उन लोगों की तरफ देखा, फिर कहा, तुम लड़ना जानती हो ना? आर्य ने कहा, मजाक कर रहे हो? अभो सिम्हा ने, कलाई का ख्याल रखना। इतना कहकर अभो सिम्हा ने उन सब की तरफ देखा, फिर कहा, ज़्यादा टाइम नहीं है, एक एक करके मत आना। उस आदमी ने उन दोनों को घूरा और उसने अपने आदमी को इशारा किया। एक आदमी ने अभो सिम्हा को पंच मारना चाहा, पर वो झुककर आगे चला गया और उसने दूसरे आते आदमी को एक जोरदार किक मार दी। वो आदमी पीछे आते 2 आदमियों समेत पीछे गिर गया। पंच मारने वाला आदमी आर्य के पास पहुंच गया। आर्य ने दीवार पर 2 कदम चढ़े और उसने आदमी को एक जोरदार किक उसकी गर्दन पे मार दी। वो आदमी गिर गया। अभो सिम्हा आगे बढ़ा और उसने एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। वो आदमी झुक गया और अभो सिम्हा भी। आर्य ने एक पैर अभो सिम्हा की पीठ पर रखा और दूसरी तरफ कूदकर एक आदमी को पेट में किक मार दी। अभो सिम्हा ने उस आदमी का सिर दीवार पर दे मारा। आर्य ने एक आदमी को पेट में पंच मारा और उसे अभो सिम्हा की तरफ धकेल दिया। अभो सिम्हा ने उसे पकड़ा और एक मिरर में दे मारा। अभो सिम्हा आगे बढ़ा और उसने एक आदमी को नीचे बैठकर टांग में किक मारी। वो आदमी नीचे गिर गया। अभो सिम्हा ने अपना घुटना उसके सिर में दे मारा। वो भी निपट गया। आर्य ने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उसने आर्य को पंच मारना चाहा। आर्य नीचे झुक गई और वो अपने पैर घुमाकर दूसरी तरफ आ गई। उसने उस आदमी के घुटने के पीछे जोर से किक मारी। वो आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। अभो सिम्हा ने उसके मुंह पर किक मार दी। वो भी गिर गया। अभो सिम्हा आर्य के आगे आ गया। 3 आदमी उनके आगे आ रहे थे। अभो सिम्हा आर्य की तरफ पलटा और उसने आर्य को इशारा किया। उसने आर्य के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी टांगों के बीच से निकाल दिया। आर्य के पैरों की जोरदार किक उन लोगों को लगी और वो नीचे गिर पड़े। आर्य एकदम से उठे। उस मेन आदमी ने आर्य को पीछे से पकड़ लिया। आर्य ने उसे उसके सिर से पकड़ा और एक हाथ से उसके पेट पकड़कर उसे धोबी पछाड़ दे दी। अभो सिम्हा ने इधर उधर देखा, फिर कहा, आर्य रन। आर्य ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई दर्द कर रही थी। उसने अपनी कलाई को पकड़ लिया और वो भागने लगी। अभो सिम्हा भी उसके पीछे हो लिया। हॉल में आर्या पर हमला किया, पर आर्या झुक गई और पीछे से आ रहे अभो सिम्हा ने जंप करके उस आदमी को एक जोरदार पंच मार दिया। वो आदमी गिर गया। आर्या और अभो सिम्हा बाहर की तरफ भाग गए। वो लोग दीवार की तरफ पहुंच गए। आर्या ने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई का दर्द असहनीय था। अभो सिम्हा ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया। वो अचानक से दीवार के साथ लग गया और झुककर खड़ा हो गया। आर्या ने एकदम से कहा, क्या कर रहे हो तुम? अभो सिम्हा ने कहा, जस्ट क्लाइंब। आर्य ने गहरी सांस ली। वो भाग कर आई और उसने अभो सिम्हा की पीठ पर चढ़कर एक जंप किया। आर्य ने दीवार को पकड़ लिया। वो नीचे देखने लगी। अभो सिम्हा काफ़ी लंबा था। उसने एकदम से दीवार को पकड़ लिया। वो दोनों नीचे कूद गए। आर्य ने दूसरी तरफ देखा जिस तरफ उसकी बाइक खड़ी थी, पर उसने अभो सिम्हा का हाथ पकड़ लिया और उल्टी तरफ इशारा करते कहने लगी, इस तरफ। वो दोनों उस तरफ भागने लगे। अचानक से सामने गाड़ी की फ्लैश लाइट उनकी आंखों में पड़ी। वो दोनों रुक गए। अभो सिम्हा ने आर्या को अपने पीछे कर लिया। कार का दरवाजा खुला और वो दोनों चौंक उठे। आर्या ने कहा, वशिष्ठ। सामने वशिष्ठ खड़ा था। उसने कहा, कम फास्ट। आर्या आगे बढ़ते हुए कहने लगी, तू यहाँ पर क्या कर? उसके कहते कहते ही एक जोरदार धमाका हुआ। आर्या चौंक उठी। अभो सिम्हा भी चौंक गया। उन दोनों ने सामने देखा। वशिष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने सीने की तरफ देखा। उसके सीने में एक छेद हो गया था। उसमें से खून तेजी से बहने लगा। वशिष्ठ गिरने ही वाला था कि अभो सिम्हा ने भाग कर पकड़ लिया। आर्या भी वहां पहुंच गई। आर्या ने लगभग चीखते हुए कहा, वशिष्ठ, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। आर्या सुन्न हो गई। हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट के
बाहर अबू सिम्बा और आर्या बैठे हुए थे। उन दोनों के कपड़े, गर्दन और हाथ खून से सने पड़े थे और उन पर खून पूरी तरह से जम चुका था। आर्या की आंखें लाल थी। उसे याद आ रहा था जब वशिष्ठ को उसके सामने गोली लगी थी। अचानक से अबू सिम्बा ने मलिक, वरिष्ठ और अदिति को उस ओर आते देखा। अबू सिम्बा ने कहा, आर्या। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने गैलरी की तरफ इशारा कर दिया। आर्या उन लोगों को देखकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वरिष्ठ। वरिष्ठ उसके पास आया और उसने एक जोरदार तमाचा आर्या के मुंह पर दे मारा। सब बुरी तरह से चौंक उठे। वरिष्ठ ने आर्या को एक जोरदार तमाचा मार दिया। सब चौंक उठे। अबू सिम्बा एक कदम आगे बढ़ गया पर आर्या ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा, फिर कहा, मैंने कहा था ना, मत जाओ वहां पर, मत करो उस अधिराज पर भरोसा। पर तुम फिर भी वहां पर गई और देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। देखो क्या कर दिया तुमने। आर्या ने वरिष्ठ की तरफ देखा, फिर कहा, वरिष्ठ, मुझे नहीं पता था कि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने तेज आवाज में कहा, यही तो दिक्कत है ना आर्या, तुम्हें कुछ पता नहीं होता है, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें वही करना होता है जो तुम्हें ठीक लगता है, फिर चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए, है ना। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, कब तक आर्या, कब तक मेरा परिवार तुम्हारे परिवार के लिए अपनी जान देता रहेगा। पहले मेरी माँ, फिर मेरे पापा और मेरा भाई। आर्या, कब तक हमें तुम लोगों के लिए सब खोना पड़ेगा। अबू सिम्बा ने कहा, वरिष्ठ, क्या बोले जा रहे हो तुम। वरिष्ठ ने उसे घूरा, फिर कहा, कुछ गलत कहा क्या मैंने। तुम भी आर्या के साथ थे ना। आज मेरे भाई की जो हालत है ना, वो तुम दोनों की वजह से है, समझे तुम लोग। आर्या ने कहा, वरिष्ठ, वो मेरा भी भाई है। वरिष्ठ ने कहा, नहीं नहीं मिस आराध्य राणा, हम दोनों आपके भाई नहीं हैं आज से, बल्कि अभी से हम दोनों का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आर्य ने कहा, वरिष्ठ। वरिष्ठ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम लोगों की वजह से बहुत कुछ गंवा चुका हूँ, अपने भाई को नहीं गंवाना चाहता। मुझे और मेरे भाई को हमारे हाल पर छोड़ दो एंड प्लीज लीव नाउ। आर्य ने उसके हाथ पकड़कर कहा, वरिष्ठ प्लीज। वरिष्ठ ने हाथ झटक कर कहा, आई सेड लीव, और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना आर्या, मैं राणा हाउस में आग लगा दूंगा। आर्या ने उसे हैरानी से देखा। वरिष्ठ ने सबकी तरफ देखा, फिर कहा, जिसको इसके साथ जाना है वो अभी चली जाए। इतना कहकर वो बाहर रेस्ट चेयर पर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, वो भारी कदमों से पीछे की तरफ हट गई। अबू सिम्बा ने उसे संभाला और फिर बाहर की तरफ चला गया। मलिक ने अबू सिम्बा की तरफ देखा तो अबू सिम्बा ने कहा, अभी आप वरिष्ठ को संभालो, मैं आर्या को घर लेकर जाता हूँ। मलिक ने वरिष्ठ की तरफ देखा। आदित्य वरिष्ठ के पास बैठ गई। वरिष्ठ ने सिर नहीं उठाया और सिसक पड़ा। अबू सिम्बा ने आर्या को कार में बिठाया। आर्या ने सीट पर सिर टिकाया और आंखों को बंद कर लिया। अबू सिम्बा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने आर्या की तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली और आर्या की सीट बेल्ट को खींचने की कोशिश करने लगा। आर्या ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अबू सिम्बा ने कहा, मैं सीट बेल्ट बांध रहा था। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। अबू सिम्बा ने सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। सरकार अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, वो पेन ड्राइव ले गए और तुम बेवकूफ एक लड़की को नहीं रोक सके। आदमी ने कहा, उसके साथ वो अबू सिम्बा भी था, वो दोनों। तभी सरकार को एक फ़ोन आया। उसने उस आदमी को घूरते हुए फ़ोन उठाया और कहा, कहो क्या खबर है। सामने से आवाज़ आई, सर, आर्या के भाई वरिष्ठ को गोली लगी है। सरकार ने चौंक कर कहा, गोली लगी है? कब, कैसे? उस आदमी ने कहा, आज रात ही, और दूसरे भाई ने आर्या को हॉस्पिटल से निकाल दिया। सरकार हैरान हो गया। उसने कहा, खबर पक्की है ना? उस आदमी ने कहा, हाँ सर, उसने सबके सामने आर्या को तमाचा मार रहा है। सरकार ने कहा, ठीक है, तुम नज़र बनाए रखो। सरकार ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आर्या, तुम केस तो जीत जाओगी, पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भाई, उन्हें तुम हार जाओगी। इतना कहकर उसने उस आदमी से कहा, कार निकालो जल्दी। उस आदमी ने सिर हिला दिया और बाहर चला गया। अधिराज सोया पड़ा था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने बिना आंखें खोले ही फ़ोन को टटोला और फिर फ़ोन को पिक करके उन्नीदी आवाज़ में कहा, हेलो। सामने से उसके आदमी की आवाज़ आई, सर, वशिष्ठ को गोली लगी है। अधिराज झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी नींद गायब हो गई। उसने एकदम से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? आर्या कहाँ पर है? आदमी ने कहा, वशिष्ठ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वरिष्ठ और आर्या के बीच झगड़ा हो गया। वरिष्ठ ने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। वो लोग पेन ड्राइव लेने गए थे, वहीं वशिष्ठ को गोली लगी थी। अधिराज ने कहा,
तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना कि ख्याल रखना हर चीज का। आदमी ने कहा, हमें भी पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई सर। वो लोग सेफली बिल्डिंग से निकल गए थे और सर आपके पापा के आदमियों ने उन्हें खबर दे दी है। अजराज ने कहा, ठीक है, तुम लोग भी वहीं रहना और नजर बनाए रखो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और सिर पर हाथ रखकर वो बैठ गया। फिर उसने एकदम से चादर हटाई और तेज आवाज में कहा, डैम इट। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अनिकेत सो रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। उसने उन्नीदी आंखों से दरवाजा खोला तो चौंक उठा। सामने अधिराज खड़ा था। अनिकेत ने कहा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? अधिराज ने कहा, लगता है कि आपको कुछ पता नहीं चला अभी तक, इसलिए आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। अनिकेत ने कहा, क्या पता नहीं चला? अधिराज ने कहा, आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा मेरे साथ अभी। अनिकेत ने उसे हैरानी से देखा तो अधिराज ने एक गहरी सांस ली। सरकार हॉस्पिटल पहुंच गया। मलिक ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरकार ने कहा, क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे बच्चे को गोली लगी है और मैं वरिष्ठ से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने मलिक को हटाया और वरिष्ठ के पास चला गया। वरिष्ठ ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर फिर अपने सिर को झुका लिया। सरकार ने कहा, आई गो, क्या हालत हो गई है एक ही दिन में। वरिष्ठ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या चाहिए तुम्हें सरकार? सरकार उसके पास बैठ गया। उसने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने राणा फैमिली का साथ देना जारी रखा तो यही होगा। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और देखो क्या हो गया तुम्हारे भाई के साथ। वरिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। सरकार उसके नज़दीक आकर कहने लगा, वैसे मैं एक बात बताऊं? वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा तो सरकार ने कहा, किसी को भी नहीं पता कि गोली किसने चलाई। हमें भी नहीं पता कि गोली चलाने वाला कौन था। वरिष्ठ ने हैरानी से सरकार की तरफ देखा। सरकार ने कहा, इस परिवार का साथ देने का यही अंजाम है। कब कौन दुश्मन बन जाए और कहाँ हमला कर दे कुछ नहीं कह सकते। वरिष्ठ उसे देखता रहा। तभी अदिति ने कहा, अनिकेत सर। सबने सामने की तरफ देखा तो अधिराज और अनिकेत सामने से आ रहे थे। अनिकेत ने आते ही कहा, वरिष्ठ। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और वो उठ खड़ा हुआ। अनिकेत ने सरकार की तरफ देखा, फिर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार ने कहा, यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। अनिकेत ने कहा, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इस सब के बारे में? इतना कहकर उसने वरिष्ठ की तरफ देखा, फिर कहा, और तूने भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? वरिष्ठ ने कहा, दादा मैं वशिष्ठ के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं इस वक्त किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। अनिकेत ने कहा, हमें बात करनी चाहिए है ना? वरिष्ठ ने कहा, दादा मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। अनिकेत ने कहा, पर मुझे करनी है, चल मेरे साथ। इतना कहकर अनिकेत उसे अपने साथ ले गया। सरकार ने उन लोगों के जाते ही अधिराज की तरफ देखा, फिर कहा, तुम इसे यहाँ लेकर आए? अधिराज ने कहा, हाँ, वैसे आपको उन्हें खुद लेकर आना चाहिए था। सरकार ने कुछ नहीं कहा और वो दूसरी तरफ देखने लगा। अधिराज ने सरकार की तरफ देखा, फिर कहा, इस सब में आपका हाथ तो नहीं है ना? आप जानते हैं ना, अगर वशिष्ठ को कुछ भी हुआ ना तो आप जानते हैं ना, आर्या सब जलाकर राख कर देगी। सरकार ने गहरी सांस ली, फिर कहा, हमें से किसी ने ये नहीं किया। हमें खुद नहीं पता कि गोली किसने चलाई है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आर्या उस बिल्डिंग में पहुंची कैसे। आचार्य ने कहा, आप सच कह रहे हैं ना? सरकार ने कहा, तुझसे कुछ छुपा कर क्या मिलेगा मुझे? अतराज ने कहा, मैं आर्य के पास जा रहा हूँ। सरकार ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, क्यों? अतराज ने गहरी सांस ली, फिर कहा, समझने की कोशिश करिए। इस वक्त आर्या का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। हमें पता करना होगा कि वो क्या करने वाली है। अगर उसका दिमाग घूमा ना तो वो सरेआम सबको गोली मार देगी। आप फिलहाल यहीं रहो और यहाँ सब संभालो। इतना कहकर अधिराज चला गया। सरकार ने अनिकेत और वरिष्ठ की तरफ देखा जो कुछ दूरी पर बात कर रहे थे। सरकार उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। अब वो सिम्हा और आर्या घर पहुंच गए। आर्या ने अभी भी सिर सीट पर टिकाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अब वो सिम्हा ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर धीरे से कहा, आर्या। आर्या ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो अबू सिम्हा ने कहा, हम घर आ गए हैं। आर्या ने घर की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली। उसने सीट बेल्ट निकाली और धीरे से कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गई। अबू सिम्हा भी बाहर आ गया। बाहर गार्ड पूरी मुस्तैदी से खड़े थे। आर्या सिर झुकाकर धीरे धीरे अंदर चली गई। अबू सिम्हा ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं पहली बार आर्या को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर वो भी अंदर चला गया। आर्या तस्वीर के आगे खड़ी थी। अबू सिम्हा वहां गया तो उसमें 5 बच्चे थे। नायक और उसके साथ एक औरत खड़ी थी। एक कुर्सी पर राणा साहब बैठे थे और उनके साथ आई साहब थी।
पीछे मलिक खड़ा था। एक आदमी और एक औरत भी एक कोने में खड़ी थी। अबू सिम्बा ने कहा, तुम्हारा परिवार? आर्या ने हल्के से कहा, अब बस मैं और बाबा बचे हैं, बाकी सब चले गए। इतना कहकर वो तस्वीर पर हाथ फिराने लगी। आर्य ने कहा, बाबा और आई साहब और ये जो नायक के साथ खड़ी है ना, ये छोटी माँ है, वरिष्ठ और वशिष्ठ की माँ। और ये आदमी और औरत, ये बुआ और फूफा जी हैं, अनिकेत दादा के माँ बाबा। और ये मैं, वरिष्ठ और वशिष्ठ, ये अनिकेत दादा। और ये मेरा अपना भाई आर्यत। अबू सिम्बा चुपचाप सुनता रहा। आर्या ने कहा, आई साहब पहुंच सकती हम सबको लेकर। आर्य दादा अनिकेत दादा की उम्र के थे। मैं 2 साल की थी और वो 5 साल की। उस वक्त बाबा पहली बार पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे। आई साहब हमारी कुल देवी के मंदिर मन्नत मांगने गई थी। वरिष्ठ को बुखार था तो छोटी माँ उसे लेकर नहीं गई। अनिकेत दादा और वशिष्ठ भी नहीं गए। बाबा और नायक भी घर पर रहे। हम भी नहीं जाते अगर मेरी जीत ना होती। आर्य दादा भी मेरी जीत पर हमारे साथ आ गए। मैं 2 साल की थी पर आज भी मुझे सब याद है। आर्य ने इतना कहकर अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, हम लोग लौट रहे थे कि तभी कुछ कारों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। इतना कहकर वो याद करने लगी। कारों में सब घबराए हुए थे। सुनंदा ने वजीर से कहा, वजीर कार तेज चलाओ, यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। वजीर ने कहा, जी भाभी साहिब। इतना कहकर उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वजीर ने दूसरा रास्ता लिया तो सुनंदा ने कहा, हम उस रास्ते तरफ क्यों जा रहे हैं? वजीर ने कहा, हम इस रास्ते के जरिए जंगल वाले रास्ते पहुंच जाएंगे भाभी साहब, आप चिंता मत करिए। सुनंदा ने पीछे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उन सबको महसूस हुआ कि कारें उनके पीछे नहीं थी। सबने राहत की सांस ली। अचानक से छोटी माँ चिल्ला दी, वजीर संभाल कर। सबने सामने की तरफ देखा तो एक ट्रक ने सामने वाले मोड़ से आकर एक जोर की टक्कर मार दी। कार पलट गई। ट्रक वापस लौटा और उसने एक और टक्कर मार दी। कार खाई के ऊपर जाकर लटक गई। आर्या बाहर की तरफ लटक गई, पर आई साहब ने आधी बेहोशी में उसे पकड़ा हुआ था। उन्होंने सामने देखा तो वजीर ड्राइविंग सीट से गायब था। आई साहब ने बाकी सबकी तरफ देखा। किसी की भी सांसें नहीं चल रही थी। यहाँ तक कि उनकी पीठ पर पड़ा हुआ आर्यत भी सांस लेता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। आई साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी बाजू से निकल रहा खून आर्या के माथे से बह रहे खून से जा मिला था। आर्या की नब्ज उन्हें साफ महसूस हो रही थी। आई साहब ने कहा, आर्या आंखों को खोलो, आर्या मेरी तरफ देखो आर्या। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। आई साहब ने उसे देखा फिर कहा, आर्या तुम्हें उठना होगा, तुम मेरी बेटी हो, तुम डर नहीं सकती, तुम्हें खुद को बचाना होगा। आंखें खोलो और अपने डर का सामना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आई साहब तुम्हारे साथ है। आर्या उठो बेटे, आंखें खोलो। आर्या ने आंखें नहीं खोली और सिर ना में हिला दिया। आई साहब ने चिल्ला कर कहा, मैंने कहा उठो आर्या, उठो और आंखें खोलो अपनी, तुम्हें लड़ना होगा। आर्या ने एकदम से आंखें खोल दी। आई साहब ने कहा, अपनी आई को देखो। इतना कहकर आई साहब ने उसे ऊपर खींचा। आई साहब ने उसे कार से बाहर एक पत्थर से टिका दिया। आर्या मासूम आंखों से सब देख रही थी। उस वक्त वो उतनी सुन्न हो चुकी थी कि उसे डर तक महसूस नहीं हो रहा था। आई साहब ने उसकी तरफ देखा फिर कहा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई हमेशा साथ है तुम्हारे, कभी डरना मत। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। आई साहब ने बाहर निकलने की कोशिश की मगर तभी कार हिली और सीधी खाई में जा गिरी। आर्या ने एक जोरदार चीख मारी। वो आगे खिसकने लगी पर तभी किसी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उठा लिया। आर्या बेहोश हो गई। आर्या यादों से बाहर आ गई। उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा। अबू सिम्बा चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। आर्या ने कहा, सबको लगता है कि मुझे कोई डर नहीं है, बट उसके बाद मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो गया। बंद जगहों से मैं डरती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उसी कार में फिर से आ गई हूँ और आज मेरा डर सच हो गया। आज मैं अकेली हो गई। इतना कहकर उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और वो रोने लगी। अबू सिम्बा ने उसे गले से लगा लिया। आर्या रोती रही और अबू सिम्बा चुपचाप उसके सिर पर हाथ फिराता रहा। थोड़ी देर बाद वो और आर्या सोफे पर बैठे हुए थे। अबू सिम्बा ने उसे कहा, तुम रेस्ट करो, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा।
आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो सिम्बा उठा और उसके पास आकर वो पैरों के बल बैठ गया। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे कहा, मैंने जो भी पास्ट में किया मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कवर अप कैसे करूँगा, बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू, आई विल स्टे बाय योर साइड फॉर एवर। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अब सिम्बा ने उसका हाथ सहलाया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अब सिम्बा ने कहा, आई विल बी बैक सून, रेस्ट करो तुम तब तक। इतना कहकर अबू सिम्बा उठा और वो बाहर की तरफ निकल गया। आर्या उसे जाती हुई देखती रही। जैसे ही अबू सिम्बा बाहर निकला उसे अधिराज मिला। अबू सिम्बा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अधिराज ने कहा, मुझे वशिष्ठ के बारे में पता चला और जो वरिष्ठ ने किया उसके बारे में भी पता चला। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मिलने चला आया। अबू सिम्बा ने अंदर की तरफ देखा और फिर अधिराज की तरफ देखकर कहा, गुड, तुम यहाँ पर हो तो मुझे आर्या की फिक्र नहीं रहेगी। अधिराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम कब से मुझ पर भरोसा करने लगे? अबू सिम्बा ने कहा, बाकी चीज़ों का नहीं पता, बट आर्या को लेकर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इतना तो जानता ही हूँ मैं तुम्हें। अधिराज ने कहा, तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अबू सिम्बा ने कहा, एक काम है जो मुझे अभी निपटाना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। अधिराज ने उसकी तरफ देखा और फिर वो अंदर की तरफ चला गया। अबू सिम्बा कार में बैठा, उसने बैग की तरफ देखा। उसने बैग से फाइल निकाली और फाइल को देखने लगा। ये वही फाइल थी जो वो सरकार की सेफ से निकाल लाया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने फ़ोन से एक फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद फ़ोन पिक हुआ। अबू सिम्बा ने कहा, हेलो जी, मुझे आपसे मिलना है। हाँ अभी, ज़रूरी है, आप मेरे एड्रेस पर आ जाइए, बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने कुछ सोचा और कार आगे बढ़ा दी। अधिराज अंदर पहुंच गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर हैरानी से कहा, तुम यहाँ पर इस वक्त? अधिराज ने कहा, वरिष्ठ के पास काफ़ी सारे लोग हैं तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। अधिराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्या ने उसकी तरफ गौर से देखा। अधिराज ने कहा, मैं तुम पर नज़र रखवा रहा था जब से तुमने सब कुछ संभालना शुरू किया है, तभी से। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आर्या ने अधिराज की तरफ देखा। अधिराज ने कहा, सच पूछो तो मुझे तुम पर कुछ यकीन नहीं था। मैं हर काम अपने तरीके से करना चाहता था। मुझे अपने पापा का कोई नुकसान नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने सब पर नज़र रखवाई, तुम पर, वरिष्ठ, वशिष्ठ पर, अबू सिम्बा पर, हर किसी पर। और तब मुझे पता चला कि मेरे पापा को कोई नहीं बचा सकता। वो जो कर रहे हैं और कर चुके हैं उसका कोई पश्चाताप नहीं है। पहले मैं उन्हें बचाना चाहता था, उन्हें रोक कर, बट उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। आर्या चुपचाप सुनती रही। अधिराज ने आगे कहा, अनिकेत दादा के बारे में भी मैं जानता हूँ कि वो पापा के साथ होकर भी तुम्हारे साथ हैं। मैंने तुम्हें पेन ड्राइव के बारे में बताया क्योंकि मैं अब दिल से चाहता हूँ कि ये कहानी जल्द से जल्द ख़त्म हो। जो गुनाह मेरे पापा कर रहे हैं सो आज से नहीं बल्कि पिछले 25 साल से कर रहे हैं। अबू सिम्बा के पापा के बारे में तो तुम जानती ही हो, एसपी विपुल। आर्या ने चौंक कर अधिराज की तरफ देखा। अधिराज ने कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने चुपचाप हर किसी पर नज़र रखी हुई थी। एसपी विपुल के बारे में भी मुझे पता चला। उनकी मौत के इल्ज़ाम में तुम्हारे बाबा जेल गए थे, पर तुम्हारी आई साहब ने उन्हें बाहर निकाल लिया और इसी बीच तुम्हारी आई कुछ ऐसा जान गई जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आर्या ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, या अधिराज, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, मुझे पता भी नहीं लगा और तुम सब जान गए। अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, आर्या, मैं इस सब में कभी पढ़ना नहीं चाहता था। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे बाबा के अटैक से पहले मैंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की, पर जब तुम्हारे बाबा पर अटैक हुआ और मैंने कुछ जाना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं गलत नहीं सह सकता, भले ही मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गलत काम किए, फिर भी बड़ों की गलती हम बच्चे भी दोहराएं, ये ज़रूरी तो नहीं। आर्या ने कहा, वाह, यू हैव बीन ऑल ग्रोन अप। अधिराज हंस पड़ा। फिर उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें और सिर्फ तुम्हें पता है। मैं चाहता भी नहीं कि तुम सब मुझसे शेयर करो, बट यू हैव टू हेल्प मी, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस कहानी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हमें हर उस राज से पर्दा उठाना है जो हमारे परिवारों ने हमसे छुपाया है।
अधिराज के हाथ पर आर्या ने अपना हाथ रखा और कहा, अधिराज डॉन परी, जिस तरह तुमने मुझ पर नज़र रखवाई थी उसी तरह मेरी नज़र भी सब पर है। मैं जानती हूँ कि आई को ऐसा क्या पता चला था जिसकी वजह से उनकी जान गई, और ये भी जानती हूँ कि एसपी विपुल उनकी जान क्यों गई। बस मैं ये जान चाहती हूँ कि अभय सिम्हा को पता ना चले कुछ, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो, अधिराज ने कहा, वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। आर्य ने कहा, इसीलिए अब बस मैं और तुम हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। वरिष्ठ जो करना चाहता है वो कर रहा है, मैं उसे नहीं रोकूंगी, पर हमें भी जल्द ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकले। अधिराज ने सिर हिला दिया। अब वो सिम्हा अपने घर पहुंच गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी सीट बेल्ट निकाली और फाइल लेकर कार से बाहर निकल गया। अंदर कमिश्नर के साथ मित्तल और पूजा बैठे हुए थे। अद्विक और प्रथम एक साइड खड़े थे। अद्विक ने प्रथम के कान में कहा, ऐसी भी क्या बात है कि अब वो सुबह तक का भी वेट नहीं कर सका और उसने मित्तल को भी बुला लिया। प्रथम ने कहा, मुझे वशिष्ठ की गोली लगने की बात पता चली तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, पर अभो का मैसेज आया था कि वो घर आ रहा है, इसलिए मैं नहीं गया। पर उसने मित्तल को क्यों बुलाया है? पूजा बड़े गौर से घर को देख रही थी। तभी दरवाजा खुला और उसने उस तरफ देखा। अभो सिम्हा अंदर आया। अभो सिम्हा की हालत देखकर सब चौंक उठे। उसकी वाइट शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसने स्लीव्स को अपनी कोहनियों तक रोल किया हुआ था। उसकी शर्ट का सबसे ऊपर के पहले 2 बटन खुले हुए थे। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे जो उसके माथे को ढक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। सब उसकी हालत देखकर चौंक उठे। जैसे ही वो पास आया, अद्विक ने उसके पास जाकर कहा, अभो, क्या हालत बना रखी है ये? अद्विक ने उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। कमिश्नर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, उन जाहिलों के साथ रहकर तुम भी उन्हीं की तरह बन रहे हो क्या? क्या हालत बना कर रखी है और इस वजह क्यों सबको बुलाया है तुमने? ऐसी भी क्या बात हुई है जो तुम सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर पाए और ऐसी हालत में चले आए? अबू सिम्हा ने एक नकली मुस्कुराहट दी और फिर कहा, आपको किस बात की ज़्यादा फिक्र है? इससे बात की कि मैंने आपको इस वक्त बुलाया है, या इस बात की कि कहीं मेरी हालत आपके परिवार का नाम ना खराब कर दे? कमिश्नर राठौर। सबने चौंक कर अभय सिम्हा की तरफ देखा। ये पहली बार था जब अभय सिम्हा ने कमिश्नर राठौर को ऐसा जवाब दिया था। प्रथम ने एकदम से कहा, ऐसे कैसे बात कर रहा है पापा से? पी रखी है क्या तूने? पूजा एकदम से खड़ी हुई और उसने कहा, तुम्हें लगता है आर्या राणा का असर हो गया है जो अपने पापा से इस तरह से बात कर रहे हो तुम? अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा फिर कहा, मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हर जगह जबरदस्ती घुसने की आदत है क्या तुम्हें? पूजा को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से अभय सिम्हा की तरफ देखने लगी। अद्विक ने सबकी तरफ देखा, फिर उसने अभय सिम्हा को पकड़ते हुए कहा, इस वक्त तो होश में नहीं लग रहा है, कल जब शांत हो जाएगा तब बात करना। अभय सिम्हा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, होश में तो मैं अब आया हूँ, पहले तो किसी बात का होश ही नहीं था मुझे। कमिश्नर ने गुस्से में आकर कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अबू सिम्हा ने उसकी तरफ देखा, फिर एक फाइल टेबल पर फेंक दी। उस फाइल को देखकर कमिश्नर और मित्तल के होश उड़ गए। कमिश्नर ने अटकते हुए कहा, ये फाइल फाइल कहाँ मिली तुम्हें? अबू सिम्हा ने कहा, तो आप इस फाइल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये फाइल में है क्या। प्रथम ने चिढ़कर कहा, ऐसी भी क्या है इस फाइल में? इतना कहकर उसने फाइल उठा ली और पढ़ने लगा। पढ़कर उसने हैरानी से अबू सिम्हा की तरफ देखा। अद्विक ने फाइल ले ली और वो भी पढ़ने लगा। पढ़कर उसने कमिश्नर की तरफ देखा, फिर कहा, पापा, ये सच है क्या? कमिश्नर कुछ कहता इससे पहले ही अबू सिम्हा ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सच है, वो सच जो आज तक हम सबसे छुपाया गया। मेरे पापा ने आपको रिपोर्ट सौंपी थी कि राणा साहब का इलीगल ट्रांसपोर्ट में कोई हाथ नहीं है। उन्होंने आपको सारे सबूत लाकर दिए थे और आपने क्या किया? आपने मित्तल और सरकार को बचाने के लिए सारे सबूत बेच दिए। इतना कहकर उसने फाइल ली और कमिश्नर को दिखाते हुए कहा, इसमें आपके और आपके बॉस की हर डील का कच्चा चिट्ठा है जो आपने मेरे पापा और माँ को मरवाने के लिए की थी। मेरी माँ सदमे से नहीं मरी थी, पर उस पॉइजन से मरी थी जो आपने उन्हें दिया था। इस फाइल में उनकी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और आपके साइन है उस पर। इस बारे में क्या कहना है आपको? प्रथम ने कमिश्नर की तरफ देखा, फिर कहा, पापा, अब वो कुछ पूछ रहा है। कमिश्नर ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तो अब क्या करोगे तुम? ये फाइल ले जाकर सबको दिखाओगे कि क्या हुआ था और क्या नहीं?
हमने क्या किया था और क्या नहीं, और तुम्हें क्या लगता है सब इतनी आसानी से तुम लोगों की बात मान जाएंगे? अद्विक ने हैरानी से कमिश्नर की तरफ देखा, फिर कहा पापा। कमिश्नर ने कहा, हमने उस वक्त जो भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम लोग सेफ रह सको। अगर उस वक्त हम ये सब नहीं करते तो आज आज तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं कर सकते थे। अब वो सिम्बा हंस पड़ा। वो जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे हैरानी से देखने लगे। अब वो सिम्बा चुप हो गया और फिर उसने कमिश्नर की तरफ देखकर उससे कहा, आप फिक्र मत करिए, ये फाइल यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये फाइल बाहर भी गई तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना ही आपके इन लोगों का। खैर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज से आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी सज़ा आपको कोई और देगा। इतना कहकर अबू सिम्बा ने मित्तल की तरफ देखा और फिर कहा, आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप अपनी बेटी को ये न्यूज़ दे सकें। पर इतना कहकर उसने पूजा की तरफ देखा, फिर कहा, तुम यहाँ खुद ही आ गई हो तो आज से जो भी हमारी सगाई वगाई का नाटक था वो ख़त्म, पहले पूरी तरह से। इतना कहकर अबू सिम्बा ने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर ने अद्विक और प्रथम की तरफ देखा और फिर कहा, समझाओ इस नालायक को, बिना पूरी बात समझे बेवकूफ़ी के फैसले ले रहा है ये। अद्विक ने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, तुम गलत कर रहे हो। अबू सिम्बा ने कुछ कहना चाहा तो अद्विक ने कहा, अपने भाइयों को इस नरक में छोड़कर जाएगा, पागल है क्या? कमिश्नर ने तेज आवाज में कहा, अद्विक। प्रथम ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए कहा, तू जा अब, हम तेरा सामान भिजवा देंगे और हाँ, कल तुझे अपने नए घर का पता भी भेज देंगे। कल से वही घर होगा हमारा। इतना कहकर उसने कमिश्नर की तरफ देखा और कहा, आज पहली बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मैं अभो के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अबू सिम्बा ने अपने भाइयों की तरफ एक मुस्कुराहट दी और वहाँ से जाने लगा। कमिश्नर ने आवाज़ लगाई, अबू सिम्बा। अबू सिम्बा नहीं रुका। कमिश्नर ने कहा, अबू सिम्बा, 25 साल पहले तुम्हारे बाप ने भी यही हाल किया था। अबू सिम्बा रुक गया पर पलटा नहीं। कमिश्नर ने कहा, मैंने उसे भी समझाया था पर वो नहीं माना। उसके बाद मैं भी उसे नहीं बचा पाया और तुम भी वही गलती कर रहे हो। अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली, फिर वो पलट गया। उसने कहा, पापा की मौत हुई क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं था, पर मेरे लिए कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। नहीं, प्रोटेक्ट कर सकती है, और आप भी जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतना कहकर अबू सिम्बा पलटा और वहाँ से चला गया। पूजा बड़बड़ाने लगी, ये नहीं हो सकता, आर्या दोबारा नहीं जीत सकती। इतना कहकर वो बाहर की तरफ भागी। मित्तल ने उसे आवाज़ दी, पूजा। पूजा नहीं रुकी और बाहर भाग गई। अद्विक और प्रथम ने कमिश्नर की तरफ देखा और वो सिर हिलाते हुए चले गए। कमिश्नर ने मित्तल को कहा, सरकार को फ़ोन करो, एक और पत्थर को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया। मित्तल ने उसे चौंक कर देखा पर कहा कुछ नहीं। सरकार अनिकेत और वरिष्ठ की तरफ देख रहा था। अनिकेत बार बार वरिष्ठ को कुछ कहने की कोशिश करता पर वरिष्ठ उसका हाथ झटक देता। सरकार नज़दीक गया तो वरिष्ठ ने कहा, मैंने कहा ना, उस खानदान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई को और मुझे इन सब बातों से दूर रखिए, आप सब। और अगर आपको आर्या की इतनी ही चिंता है तो चले जाइए यहाँ से। मुझे और मेरे भाई को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। सरकार उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने एक फ़ोन लगाया। सामने से वजीर की आवाज़ आई, बोलो क्या बात है? सरकार ने कहा, वजीर, जिस हुक्म के इक्के को तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, उससे मिलने जाओ। वजीर ने उसकी बात सुनकर फ़ोन काट दिया। उसने कुछ सोचा और फिर अपनी जैकेट उठाकर बाहर की तरफ निकल गया। सरकार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वरिष्ठ की बात सुनकर अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, पर वशिष्ठ भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम आर्या का हाथ छोड़ो, पर इस वक्त तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। खैर, जब होश आएगा तुम्हें तो तुम खुद पछताओगे। इतना कहकर अनिकेत जाने लगा। उसने एक नज़र सरकार पर डाली और वो चला गया। सरकार अनिकेत के पास आया। उसने कहा, यह अनिकेत भी ना बेवकूफ़ है एक नंबर का। इतना समझाया पर अपनी बहन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है ये। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा फिर कहा, अगर तुम्हारे पास यही बकवास बातें हैं तो मुझसे बात मत करो तुम। इतना कहकर वरिष्ठ जाने लगा तो सरकार ने कहा, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मिलेगा। वरिष्ठ पलट गया। उसने कहा, मतलब? सरकार ने कहा, वरिष्ठ, तुमने खुद भी देख लिया कि आर्या अपने इस बिजनेस को बचाने के लिए तुम्हें भी दांव पर लगा सकती है। उसके लिए तुम कुछ भी मायने नहीं रखते। वरिष्ठ ने कहा, जानता हूँ मैं, और कुछ?
सरकार ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है, आखिर इस बिजनेस में तुम्हारी भी तो मेहनत है ना। वरिष्ठ भी सोच में डूब गया। सरकार ने कहा, वैसे सोचो, तुम्हारी फैमिली ने ही इस बिजनेस के लिए अपना सब कुछ दिया है, और नाम किसका चलता है? राणा फैमिली का। तुम्हें नहीं लगता कि नाइंसाफी है? वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, क्या करना होगा मुझे? सरकार ने कहा, कुछ खास नहीं, बस हमारा साथ देना होगा, और उसके बाद एसआर तुम्हारा। उसके बाद तीनों भाई मौज करना। अनिकेत भी मान जाएगा, वैसे भी वो सब छोड़ ही चुका है। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा, फिर वो हंस दिया। सरकार ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वरिष्ठ ने कहा, तीनों भाई? तुम्हें सच में लगता है कि अनिकेत भानुशाली सब छोड़ चुका है? सरकार ने कहा, क्या मतलब? वरिष्ठ ने कहा, मतलब ये कि सरकार, तुम सच में बेवकूफ़ है। तुम्हें सच में लगता है कि अनिकेत दादा तुम्हारे साथ है? सरकार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब वो सिम्बा बाहर आया तो पूजा भी उसके पीछे आ गई। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो सिम्बा ने कहा, क्या कर रही हो तुम? पूजा ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते अबो सिम्बा। अबो सिम्बा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, पूजा, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुमसे इंगेजमेंट नहीं करनी थी। मैंने जो भी किया कमिश्नर के कहने पर किया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि तुम मुझे खुद छोड़कर चली जाओ, पर तुम नहीं गई। इसलिए आज मैं फैसला लेने पर मजबूर हूँ। इतना कहकर अभो सिम्बा जाने लगा तो पूजा ने कहा, अभो सिम्बा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जान ले लूंगी अपनी। अभो सिम्बा रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो पूजा की तरफ पलट गया। उसने अपने हाथ हवा में फैलाते हुए कहा, अगर तुम्हें यही पागलपन करना है तो बेशक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो जाने लगा तो पूजा ने कहा, और अगर आर्या के साथ कुछ हो जाए तब भी नहीं? अभो सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो पूजा ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि एलिवेटर की बात और फैक्ट्री में हुए हमले के फ्लॉप होने के बाद वो अटैकर चुप बैठ जाएगा? आज आर्या वैसे भी अकेली है ना। अबू सिम्बा एकदम से उसके पास आया और उसने पूजा के दोनों कंधे पकड़कर कहा, तुम जानती हो कि वो कौन है ना? पूजा ने अपने दोनों कंधे छुड़ाए और फिर कहा, आर्या के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अबू सिम्बा ने उसकी उंगली दिखाते हुए कहा, अगर उसे कोई भी खरोच आई तो मैं तुम सबको जिंदा काट दूंगा। पूजा ने कहा, मैं आर्या को जीतने नहीं दूंगी, इस बार नहीं। क्यों मुझे उससे पीछे रहना पड़ता है? मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ज़्यादा डिसेंट हूँ, फिर क्यों क्यों हर बार वो जीतती है? अब वो सिम्बा ने उसे घूरा और कहा, यू आर अ ब्लडी साइको। और इतना कहकर वो तेजी से चला गया। पूजा उसे आवाज़ लगाती रही पर उसने नहीं सुना। अब वो सिम्बा तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसने कार की ब्लूटूथ से आर्या को फ़ोन लगाया पर आर्या ने नहीं उठाया। अब वो सिम्बा ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने एक और नंबर मिलाया। फ़ोन पिक होते ही अतराज की आवाज़ आई, तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? अब वो सिम्बा ने कहा, कहाँ पर हो तुम? अतराज ने कहा, क्यों जानना चाहते हो क्या कि मैं आर्या के साथ अभी भी हूँ या नहीं? अब वो सिम्बा ने तेज आवाज़ में कहा, फॉर गॉड सेक जस्ट आंसर मी डैम इट। कहाँ पर हो तुम? अतराज ने कहा, मैं जंगल का रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ, हाईवे पर पहुँचने वाला हूँ। अब वो सिम्बा ने कहा, गो बैक। अतराज ने कहा, आर यू मैं? अब वो सिम्बा ने उसे टोकते हुए कहा, वो अटैकर, एलिवेटर अटैकर, वो आर्या पर अटैक करने वाला है। अतराज ने झटके से कार रोकी और फिर कहा, क्या? अब वो सिम्बा ने कहा, गो बैक, मैं भी रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊँगा। अतराज ने फ़ोन काटा और फिर कहा, सिट। इतना कहकर उसने कार घुमाई और तुरंत कार को फुल स्पीड में वापस मोड़ कर ले। आर्या अपने घर पर बनी बार के किनारे बैठी हुई थी। उसके सामने कोला पड़ा हुआ था। अचानक से लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आर्या मुस्कुरा दी। उसके गार्ड इधर उधर घूमने लगे। आर्या ने वाकी टाकी उठाया और कहा, जो जहां पर है वहीं पर रहो, सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ। आर्या ने कहा, कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा, और जो बाबा के रूम में है वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। इतना कहकर उसने वाकी टॉकी बंद कर दिया और अपने ग्लास को घुमाने लगी। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा ही वेट था। इतना कहकर वो पलट गई। सामने वही इंसान था जिसने एलिवेटर अटैक किया था। उसने अपना मुंह ढका हुआ था और कैप लगाई हुई थी। आर्य ने कहा, वेलकम बैक एकांत मित्तल। एक बार को सामने खड़ा इंसान चौंक उठा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना मास्क उतार दिया। फिर उसने अपनी कैप उतारी। वह एकांत ही था। उसने आर्या की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुरा दिया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए
अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।